कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सीमेंट है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन में जो कंटेंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम का होता है परसेंटेज, और फिर सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्कली और जिप्सम। इनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनका क्या क्या रोल है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में। क्लियर, किस तरह से स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से कलर में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से साउंडनेस में इनका पार्टिसिपेशन है। वॉइस क्लियर है यतीन्द्र? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड शो हो यस रही सर। है। तो यस सर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरटीयू के सिलेबस के हिसाब से, और आप लोग सभी सिविल से हैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है पोर्टलैंड सीमेंट की बाय रोटेरी किल्न प्रोसेस। रोटेरी किल्न प्रोसेस जो नाम दिया गया है इसको, वो बेसिकली जिस किल्न में बर्निंग होती है, किल्न एक किल्न के बारे में भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन को और इसके किस तरह से वर्किंग इसमें होती है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं केवल लाइन को क्लियर करता हूं अभी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है पोर्टलैंड सीमेंट की वो बेसिकली किल्न में होती है। तो उसी के बेस पे इसको नाम दिया गया है, क्योंकि वो रोटेट करती है इसलिए उसको नाम दिया गया है रोटेरी किल्न, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है रोटेरी किल्न प्रोसेस। इस बार आरटीओ ने इस प्रोसेस को R.K.P. प्रोसेस के नाम से पूछ लिया था। उम्मीद करता हूं कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक ही प्रोसेस अभी सिलेबस में ऐड है, वो केवल रोटेरी किल्न प्रोसेस है। अब वो उसे R.K.P. के नाम से पूछे या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से पूछे या किसी और नाम से पूछे, इससे पहले दो प्रोसेस हुआ करते थे जो हम डिस्कस करते थे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसमें एक तो आपकी रोटेरी किल्न, एक वर्टिकल किल्न, दोनों हम डिस्कस करते थे। तो हो सकता है कि आप लोग सिविल से हैं तो दैट विल बी डिस्कस इन फ्यूचर इन सीमेंट, जो भी आपका चैप्टर वगैरह या बुक वगैरह आपका होगा फ्यूचर में, उसमें आप जरूर उसको पढ़ोगे। अभी हम जो है सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे इसको नाम दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट, किसने दिया नाम इसको, कंपोजिशंस क्या हैं इसके। तो उसी में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेसियस मटेरियल। तो जो कैलकेरियस मटेरियल थे उसके एग्जाम्पल लाइमस्टोन चॉक, और आर्जिलेसियस मटेरियल के भी एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ये जो सब्सटेंस है इनको पाउडर फॉर्म में इनका कैल्सनिंग करके, इनकी पल्वराइजिंग करके, लाइम और क्ले को मिक्स करके सीमेंट का फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। क्लियर? और जो कि फर्दर वाटर के साथ मिक्स होकर रिएक्शन करती है, हाइड्रेशन, और जो है आपको जो भी सीमेंट की प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लोर होती है उसके बाद। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके दो प्रोसेस बेसिकली होते हैं रोटेरी किल्न में। एक होता है वेट प्रोसेस और एक होता है ड्राई प्रोसेस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देयर आर टू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कौन से हैं वो दो मेथड? एक वेट प्रोसेस और एक है ड्राई प्रोसेस। यहां तक क्लियर है सभी को? यतेंद्र, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे हैं दो प्रोसेस की, एक है वेट प्रोसेस और एक है ड्राई प्रोसेस। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है या हम जिसको एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है वेट प्रोसेस। तो या तो हम पहले वेट प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं, और जब प्रोसेस हमारा खत्म होगा वी विल डिफरेंशिएट द वेट प्रोसेस एंड द ड्राई प्रोसेस। तो कह सकते हैं टिपिकल रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं पोर्टलैंड सीमेंट के जो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करे, वो है उसके एग्जाम्पल दिए हैं साइड में, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कैल्शियम देते हैं, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के लिए और आयरन के लिए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, और बेसिकली ये आपको इनके कोशिश करिए दो दो एग्जाम्पल आप इनके याद रख पाए कि द कंपोनेंट विच प्रोवाइड कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ओके, बेसिक कंपोजिशन किस फॉर्म में ये देते हैं हमको?
रॉ मटेरियल सिलिका SiO2 की फॉर्म में सिलिकॉन देते हैं, एल्यूमिना Al2O3 की फॉर्म में एल्यूमिनियम, Fe2O3 की फॉर्म में ये हमें आयरन देते हैं। तो ये जो कंपोजिशन है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल है। यहाँ तक क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है सभी को? एनी डाउट इन दिस स्लाइड? यस, आगे बढ़े। प्लीज Yes, sir. रिप्लाई इन यस और नो। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यस, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप नजर आ रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप, जिसको डिवाइड किया गया है पांच स्टेप में। वो 5 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट लेवल पे बात करेंगे क्रशिंग की, सेकंड स्टेप में बात करेंगे मिक्सिंग, देन बर्निंग, देन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, एंड देन फिफ्थ लास्ट पैकिंग एंड कह सकते हैं स्टोरेज भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम ऑनलाइन कलेक्ट किया है आपको थोड़ा शो करने के लिए कि किस तरह से रॉ मटेरियल का क्रशिंग हो रहा है, किस तरह से उनको प्री होमोजेनाइजेशन हो रहा है, फिर उनको कैसे मील में फीड करते हैं, फिर किस तरह से उनको प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, फिर किस तरह से किल्न में आपका जो मटेरियल है वो ऐड होता है, और किल्न से किस तरह से क्लिंकर बनता है, और क्लिंकर से किस तरह से सीमेंट बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, क्रशिंग से। उससे पहले आपको मैं कहूंगा कि आपको जो एग्जाम में डायग्राम बनाना है, ये मुझे डायग्राम सबसे ठीक लगता है। हर बुक में अलग अलग डायग्राम मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो हर तरह से बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को अगर आता है तो एग्जाम में बना सकते हैं, और आप लोग अभी भी अपनी कॉपी में इसको थोड़ा 2 मिनट में फटाफट ड्रॉ कर लें कि किस तरह से रोटेरी किल्न से मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की। उसका ये आप कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं, आप इसको लेबल डायग्राम भी कह सकते हैं। ये आपको अगर आता है क्वेश्चन तो एग्जाम में बनाना है, फटाफट आप बनाएं इसको। केवल किल्न वाला जो जो मिडिल एरिया है इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लें, तो थोड़ा सा हमें बर्निंग समझने में हेल्प होगी। आप देख रहे होंगे इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल स्लरी की फॉर्म में ऐड हो रहा है किल्न के अंदर, और ऐड होने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से पास होता हुआ लास्ट में जो है वो क्लिंकर की फॉर्म में हमें मिल रहा है। ये आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा होगा सभी को। तो इसमें कौन कौन सा एरिया क्या है ये देख सकते हैं आप। ये कैल्सिनेशन जोन नाम दिया है इसको, बर्निंग जोन इस बीच वाले एरिया को दिया है नाम। यहाँ से जो है हीटिंग ऐड हो रही है, तो जहाँ से हीटिंग आएगी उधर की तरफ ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आपको एक खास बात नज़र आ रही होगी इस डायग्राम के अंदर कि ये जो रोटेरी किल्न है, बेसिकली रोटेरी किल्न को आप अज्यूम करेंगे तो एक सिलेंडर को आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसकी 30 से 50 मीटर लेंथ है ना। तो उसको आप एज्यूम करें और वो रोलर पे धीरे धीरे मूव हो रहा है। क्लियर? इंक्लिनेशन दिख रहा है आपको 5 डिग्री टू 6 डिग्री इसका इंक्लिनेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल से इतना डिग्री ये झुका हुआ है। क्लियर? और रोटेशन इसका करीब 1 से 2 RPM होता है, ये रोटेट होती है अपने एक्सिस पर। क्लियर? तो ये एक इमेजिनेशन है रोटेरी किल्न का, बना लिया होगा आप लोगों ने। डिस्कस करते हैं अब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। यस यतिंद्र, क्रशिंग वाला स्लाइड शो हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो हमने जो है आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का डायग्राम Yes, sir. दिखाया। उस डायग्राम के बेस पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर, बहुत आसान है ये। और आप इसको इसको जो है प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बेसिकली आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो क्रशिंग में क्या होता है? क्रशिंग में जो रॉ मटेरियल होता है, हमारा जो रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, उसको प्राइमरी मतलब हम कह सकते हैं
जो क्रशर जिसे हम कहते हैं उसकी हेल्प से क्रश किया जाता है। दैट क्रश्ड मटेरियल रिड्यूसेस द साइज ऑफ रॉ मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 3/4 इंचेस। जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसका साइज जो है 3/4 इंचेस तक रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो क्रशर। ये 2 स्टेप में भी हो सकता है, प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर, और सिंगल स्टेप में भी हो सकता है। इट्स वेरी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ये अलग अलग मेथड के फॉर्म में यूज किया जाता है। बेसिकली क्रशिंग का मतलब है साइज को रिड्यूस करना। क्लियर? जो रॉ मटेरियल है उसके साइज को रिड्यूस करना। इसी के बाद सेकंड प्रोसेस का जो स्टेप है वो है मिक्सिंग, कि साइज को रिड्यूस करते हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में जो है एक साइड में साइज रिड्यूस हो रहा है और दूसरी साइड में जो क्ले सैंड है उनको वॉश मिल में वॉशिंग किया जाता है। फिर उनके बाद में उनका होता है मिक्सिंग। तो जब रॉ मटेरियल को ग्राउंड करके उसको स्टोर करके उनका करेक्शन रेशो चेक किया जाता है। यहां पर बात आती है व्हाट इज द करेक्शन रेशो। करेक्शन रेशो का मतलब कि हमें रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, चॉक, सैंड, क्ले एटसेट्रा, वाटर जो भी है वो किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में हमें चाहिए उसी रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में ऐड हो रहे हैं या नहीं। तो वहां पर करेक्शन रेशो में चेक किया जाता है कि जो प्रपोर्शन हमें सीमेंट के रॉ मटेरियल का चाहिए वो उसी फॉर्म में मिल रहे हैं या नहीं। क्लियर? अगर सीमेंट के रॉ मटेरियल्स उस प्रोपोर्शन में या रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में नहीं है तो उनको रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में ऐड करने का ही यहाँ पर करेक्शन किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है करेक्शन रेशो। बेसिकली ये मिक्सिंग के समय ही किया जाता है। ठीक है? तो वी कैन से हियर कि आफ्टर द करेक्शन ग्राइंडिंग प्रोसेस डन। ग्राइंडिंग प्रोसेस किस में होता है? बॉल मिल में होता है या ट्यूब मिल में होता है। आप बॉल मिल और ट्यूब मिल को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जाम में लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। केवल आपको इसका डायग्राम देख लेना है कि किस तरह से बॉल मिल और ट्यूब मिल वर्क करती है। और कुछ इंडस्ट्री जो है ग्राइंडिंग के लिए दोनों मिल का यूज करती है, बॉल मिल का भी और ट्यूब मिल का भी। क्लियर? और आपका वॉश मिल है, वहां पर क्या हो रही है? क्ले की वॉशिंग हो रही है। उनसे जो है ऑर्गेनिक मैटर, उनसे जो अनवांटेड इंप्योरिटीज जो है क्ले के अंदर, वो वॉश मिल में वॉश हो रहा है। क्लियर? आफ्टर द वॉशिंग एंड ग्राइंडिंग उनको प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद क्या किया जाता है? देन एडेड वाटर। तो वाटर जब आप रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे तो स्लरी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और स्लरी के फॉर्मेशन के वक्त भी रेशो चेक किया जाता है। प्रोपोर्शन स्लरी में अगर रिक्वायर्ड है तो ही स्लरी को अगले स्टेप में भेजा जाता है। तो वो अगला स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का, दैट इज कॉल्ड बर्निंग। जो क्वेश्चन आता है वो कई बार या तो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सीमेंट एंड डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट बाय रोटरी किल्न प्रोसेस, या कई बार सिर्फ बर्निंग एरिया से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप केमिकल रिएक्शन जो सीमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको डिस्क्राइब करते हुए मैन्युफैक्चरिंग को शॉर्ट नोट में बताइए। वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम हर तरह से रेडी हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम है रोटरी किल्न का। रोटरी किल्न कैसी होती है? रोटरी किल्न सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री है रोटरी किल्न। ठीक है? आप अगर अभी आज की डेट में बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्री जाने का मौका मिल जाए तो आपको महसूस होगा कि जब आप सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर घूम रहे हैं जहां पर आपको इतनी अच्छी ठंडे मौसम में भी गर्मी का एहसास होने लग जाए। मतलब आपको सीमेंट इंडस्ट्री में जा जाते हीट फील होने लग जाए तो आप अपनी नजरें घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि आसपास में कहीं पर रोटरी किल्न रोटेट हो रही है। अब हीट तो आपको महसूस होगी क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर कितना है? 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द टेम्परेचर इनसाइड द रोटरी किल्न। बाहर होगा तो हालत खराब है, ये तो अंदर का टेम्परेचर है। 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ का 1700 तक भी होता है। इट्स वेरी
जो भी अलग अलग किल्न है उनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिकली या जनरली वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ रोटरी किल्न इज अबाउट 1400 to 1500 degree centigrade. That is required temperature for the formation or we can say manufacturing of the cement. Clear? रोटरी किल्न को हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज लॉन्ग स्टील सिलेंडर. जो आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या है? यू कैन इमेज अ लॉन्ग स्टील सिलेंडर विच लेंथ इज अराउंड 30 to 60 मीटर. कितनी लेंथ है? 30 से 60 मीटर. ज्यादा भी हो सकती है, 80 तक भी जा सकती है. डायामीटर इज अराउंड 2 to 4 मीटर. 2 to 4 मीटर इसका क्या है? डायामीटर. दिस स्टील सिलेंडर लाइंड विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. इनसाइड अगर आप देखेंगे तो वो किससे लाइंड है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आप कह सकते हो एक तरह से हीट लॉस को मिनिमाइज करती है. अंदर की साइड में अगर रिफ्रैक्टरी लाइन है, उसकी हीटिंग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखना है और वो टेम्परेचर बाहर भी ना आए, तो उसको किससे लाइन किया गया है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक से. क्लियर? तो ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या करती है? हीट लॉस को मिनिमाइज करती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है रोटरी किल्न के अंदर. तो आपने इमेज किया 30 से 60 मीटर लेंथ का आपका एक स्टील का सिलेंडर है जो अंदर से रिफ्रैक्टरी ब्रिक से लाइंड है, जिसका डायामीटर कितना है? 2 से 4 डायामीटर है. हम कह सकते हैं द किल्न इज स्लाइटली इंक्लाइंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड द एग्जिट एंड. जो आप देखोगे ये हल्की सी झुकी हुई है. कितना डिग्री सेंटीग्रेड था? हमने बताया था आपको 5 to 6 डिग्री. 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्लाइन है. बर्निंग वाली स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को यतेंद्र? यस सर. तो आप देखेंगे जो रोटेरी किल्न है वो ये हॉरिजॉन्टल से अगर हम एक लाइन खींचे तो कितना डिग्री नीचे की तरफ झुकी है? अप्रोक्स 5 to 6 डिग्री. और वो अपने एंगल पर, इनके नीचे रोलर लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो उसको रोटेट कर रहे हैं. रोटेशन कितना है? करीब 1 से 2 आरपीएम का रोटेशन होता है रोटेरी किल्न का. 1 राउंड पर मिनट और 2 राउंड पर मिनट. तो उस रोटेशन से ये स्टील सिलेंडर रोटेट हो रहा है जो अंदर से रिफ्रैक्टरी ब्रिक से लाइन है और इंक्लाइन है. कितना डिग्री? 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ. और इसके अंदर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर 1400 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर इधर से हीटिंग जाएगी तो टेम्परेचर इधर ज्यादा होगा, फिर जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. इधर इसके स्टार्टिंग पर आएंगे तो टेम्परेचर सबसे कम होगा. तो इस टेम्परेचर के बेस पे रोटरी किल्न को डिफरेंट डिफरेंट जोन में हमने डिवाइड किया है. उसी जोन के बेस पे हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझने वाले हैं. नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं आप लोगों को. नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है वर्किंग प्रोसेस वाली. यस सर. यस. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस ऑफ रोटरी किल्न. तो रोटरी किल्न में हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल इज इंट्रोड्यूस. जो इसका सबसे ऊपर वाला जो स्टार्टिंग एरिया है वहां से स्लैरी उसमें इंट्रोड्यूस होगी. तो वी कैन से हियर स्लैरी इज इंट्रोड्यूस इन द रोटरी किल्न फ्रॉम द अपर एंड. एज वी ऑल नो दैट किल्न रोटेट्स. तो जब किल्न रोटेट होगी तो जो मटेरियल है वो अपर साइड से धीरे धीरे लोअर साइड की तरफ आना, जैसे जैसे रोटेशन होगा तो अपर साइड से लोअर साइड की तरफ आएगा. क्लियर? जिसकी रेट को स्पीड ऑफ रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से. इसका कंट्रोल रूम होता है जहां पर इसका बर्निंग का कितना टेम्परेचर रखना है मेंटेन रखा हुआ है कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, रोटेशन फिक्स रखना है. अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ग्रेड्स ऑफ द सीमेंट जो है इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज भी होता है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कितना रोटेशन मेंटेन रखना है. आफ्टर दैट हीटिंग ऑफ किल्न इज डन बाय द बर्निंग ऑफ पल्वराइज्ड कोल. ये कॉल की हेल्प से जो है हीटिंग प्रोवाइड की जाती है. कुछ इंडस्ट्री के अंदर गैसियस फ्यूल भी रोटरी किल्न में हीटिंग के लिए वर्क करता है. जो कोल है
वो क्या देगा, बर्निंग से हीट प्रोवाइड करेगा, दैट हीट मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड 1400 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इनसाइड द किल्न, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट. As material passes through the kiln, its temperature is raised to the clinker temperature. Clinker required temperature on which actual reaction takes place. जो आपको रिएक्शन नजर आ रही है वो उस टेम्परेचर पर जैसे जैसे क्लिंकर जाता है वो रिएक्शन प्रोसीड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको बताया कि इधर से टेम्परेचर बढ़ता हुआ इसके अपर साइड में सबसे कम है, तो उसके बेस पे इसको कुछ जोन में डिवाइड कर दिया. रोटरी किल्न को जो फर्स्ट जोन है उसको नाम दिया है हमने ड्राइंग जोन, सेकंड जोन को हमने नाम दिया है कैल्सिनेशन जोन, थर्ड को नाम दिया है बर्निंग जोन, जो कि मेन आपका क्लिंकर जोन भी, इसे आप कुछ बुक में लिखा हुआ मिलेगा, क्लिंकर जोन भी लिखा हुआ मिल सकता है. ड्राइंग जोन जो है वो वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि जैसे ही स्लरी एंटर कर रही है तो स्लरी एंटर करते ही ड्राइंग जोन में क्या होगा, टेम्परेचर इज अराउंड 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्लरी एंटर करेगी तो क्या होगा, ड्राइंग जोन वर्ड क्लियर कर रहा है कि वाटर जो है वो स्लरी से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वाटर स्लरी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हॉट वेपर. तो जो वो वेपर है वो अपर साइड से जो है वो आउट हो जाएगी. क्लियर. यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा है जो कि अपर साइड से जो भी फ्यूम, जो भी गैसियस पार्टिकल्स है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे रोटरी किल्न से. तो जैसे किल्न रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो रोटेशन के साथ साथ स्लरी जो है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाएगी धीरे धीरे. तो जैसे ड्राइंग जोन से पास होगी टेम्परेचर 100 से 500 मिलेगा, स्लरी से वाटर आउट हो जाएगा. सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं जब स्लरी जो है वो कैल्सिनेशन जोन की तरफ बढ़ेगी, तो कैल्सिनेशन जोन में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या जो लाइम है हमारे रॉ मटेरियल के अंदर, वो लाइम डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और डिकम्पोज होके हमें क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2. दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो वो 700 डिग्री के आसपास रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो 1000 डिग्री तक प्रोसीड करती है. तो इसमें कौन सी गैस, CO2 वगैरह बाहर निकलेगी और जो गैसेस है वो एग्जॉस्ट फैन की हेल्प से डिस्चार्ज हो जाएगी. क्लियर. कैल्सिनेशन जोन पे लाइम बन गया हमारा, और जब कैल्सिनेशन जोन से होते हुए जब मटेरियल स्लरी भी नहीं कह सकते अब तो उसको, क्योंकि स्लरी तो वाटर जब तक था, वाटर यहाँ पर आउट हो गया, तो जो मटेरियल है हमारा वो आगे बर्निंग जोन में एंटर करेगा और बर्निंग जोन का टेम्परेचर 1100 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है. और उस टेम्परेचर पर जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है सीमेंट की, या जिसे कह सकते हैं क्लिंकर की, वो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. तो जो लाइम बना है वो लाइम रॉ मटेरियल में जो सिलिका है उससे प्रोपोर्शनली रिएक्शन करता है और बनाता है C2S. C2S को कह सकते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट. आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर. ओके. तो जो जो लाइम बना है उसने सिलिका से रिएक्शन करी और क्या बनाया, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं C2S. व्हेन 3Ca react with SiO2, formation of next constitute of clinker, that is 3Caa 3 CaO SiO2, that is C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. ट्राइकैल्शियम सिलिकेट दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन कह सकते हैं, 1 2 3. उसके बाद लाइम जो है वो रॉ मटेरियल में जो एल्यूमिना है उससे रिएक्शन करता है और बनाता है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. उसके बाद लाइम एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और बनाता है C4AF. तो ये बेसिक रिएक्शन है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, या मेन रिएक्शन है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की. जो सीमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूट, अगर आप सीमेंट लाएं घर पर और अगर उसके कॉन्स्टिट्यूट चेक करें तो यू विल फाइंड C2S, C3S, C3A, C4AF, जो कि बेसिक सीमेंट के
आप कह सकते हैं कंपोनेंट हैं जिसकी हेल्प से सीमेंट वर्क करती है, अपनी प्रॉपर्टी को शो करती है। इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पर सीमेंट अलग अलग टाइप की आपको मार्केट में मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट की जो बेसिक अलग अलग क्वालिटीज है वो इनके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है कि कितना प्रोपोर्शन C2S है उसके अंदर, कितना प्रोपोर्शन C3S है, कितना C3A है, कितना C4AF है। यही जो है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की क्वालिटी को वेरी करवाते हैं। क्लियर? तो ये जो रिएक्शंस हैं, इन पांचों रिएक्शन को याद रखें। ये वैसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर होती है। अगर हम बात करें, अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जो C3S है, C3A है, we can say that the formation of basically between the temperature from 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले जो है वो 800 से 900 के बीच C3A का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और वहीं 1100 पे C3A और C4AF दोनों बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद C2S का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। C3A और C4AF सबसे मेजर अमाउंट में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है उनका। क्लियर? और उसके बाद जो है C3S का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास खत्म हो जाता है। और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फ्री लाइम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली अगर जो CaO बना है, अगर उसने जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में रिएक्शन करी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूट ही बनते हैं। अगर मान लो ये इसकी अमाउंट ज्यादा है तो ये सीमेंट के जो हमारे बेसिक कंपाउंड है, इनके बनने के बाद भी फ्री लाइम प्रेजेंट रह जाता है। और जो फ्री लाइम प्रेजेंट रहता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो ड्रॉबैक की फॉर्म में याद रखा जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन का वर्क करता है सीमेंट के अंदर। तो फ्री लाइम सीमेंट में हम बेसिकली अच्छा नहीं मानते हैं अगर हमारे सीमेंट में फ्री लाइम प्रेजेंट है तो। क्लियर? तो ये रिएक्शंस आप एक बार याद करें, इनको मेमोराइज करें, सिंपल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Yes, any doubt here? Yes, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, सिंपल रिएक्शंस हैं। कई बार केवल रिएक्शन पूछ ली जाती है, जिसको याद हो सके वो टेम्परेचर को डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के हिसाब से लिख सकता है। अगर नहीं तो आप लोग ऐसे रेंज की फॉर्म में भी इसको एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपल ये डायग्राम जो है ये वाला इनफ है। क्लियर? केवल इसी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें, ये काफी है आप लोगों के लिए। बाकी डायग्राम मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। हर बुक में आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो सब चीजें आपको अवेलेबल है। बर्निंग जॉन की वर्किंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। इसके बाद बात आती है ग्राइंडिंग की। क्लियर? तो मैं आपको बताने वाला था कि जो बने हैं क्या क्या चीज, आपके जो कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और SiO2 की रिएक्शन से जो कंपोनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, ये कंपोनेंट ही बेसिकली सीमेंट की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली इनका एवरेज कंपोनेंट, एवरेज परसेंटेज कितना है, तो सबसे ज्यादा जो सीमेंट में होता है वो होता है अराउंड 45% C3S। जो आपका C3S है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, कितना? 45%। वहीं पर C2S जो होता है वो 25% में होता है। तो टोटल कितना हो गया? अराउंड 70 हो गया। सही है ना? यस सर। 70% जो प्रोपोर्शन है वो किसका है? C3S और C2S का। तो हम कह सकते हैं बेसिकली सीमेंट की जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं? C3S और C2S। करेक्ट? आई एम करेक्ट हियर? उसके बाद जो प्रोपोर्शन है वो 1% C3A, 1% के आसपास C3A है, और 9% टू 10% के आसपास जो है इसमें C4AF है। तो जो C3A है ये C4AF है, ये इनिशियली सेट जो होता है ना सीमेंट में, स्टिफनेस सी आती है जिसको हम बेसिकली
स्टार्टिंग के अंदर जो शेप देते हैं सीमेंट के पेस्ट को, तो जो स्टिफनेस नजर आती है वो इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से नजर आती है, C3A और C4AF के लिए। तो हम कह सकते हैं ये इनिशियल सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट की। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि किसका क्या बेसिक वर्क है। वर्क काफी बड़ा है, रोल काफी बड़ा है, लेकिन हमने जो बेसिक चीज है वो डिस्कस की। यहीं पर एक वर्ड आता है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम, जो अगर इन कॉन्स्टिट्यूट को अलग अलग अपन डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे जो C3S है इसको सेट होने में 7 डेज तक का टाइम लगता है। मतलब जो हम आपने देखा होगा कि जहां पर भी सीमेंट का पेस्ट बनता है तो उसके बाद उसको तरी करते हैं, उस पे वाटर, बार बार हम उसको वाटर प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारे कंपोनेंट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर सेट हो जाते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो इनिशियल सेट है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से कंपोनेंट बताए मैंने आपको, कौन से कंपाउंड है? C3S, C2S। C3A और C4AF जो इनिशियली सेट करने में हेल्पफुल होते हैं वो कौन से हैं? C3A और C4AF, जो कि कितने परसेंट है? 1% और 9% के आसपास। इनका सेटिंग टाइम 1 डे होता है। मतलब ये फर्स्ट डे के अंदर ही अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे में किसका काम हो गया? C3A और C4AF का। तो इनिशियली सेट जो हमारी सीमेंट होती है, जो हम बेसिक उसको जो शेप देते हैं वो इसी की वजह से दे पाते हैं। अगर ये नहीं है तो इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो फाइनल सेटिंग है वो C3S और C2S का बेसिक रोल उन्हीं का ही होता है, C3S और C2S का, क्योंकि वही कितने परसेंटेज में है? 70% के आसपास है। और इसमें C3S है वो 7 डेज तक का उसका सेटिंग टाइम होता है। 7 डेज में वो सेट हो जाता है, जिस भी फॉर्म में होना होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर C2S जो है वो 28 डेज तक उसका सेटिंग टाइम होता है C2S का। तो इसलिए कहते हैं ना, जितनी ज्यादा तरी करते हैं उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, उतना ही ज्यादा सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बेसिकली जो हम पानी या जो जिसे हम कहते हैं तरी करना, वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनका सेटिंग टाइम है वो 28 डेज तक है सीमेंट का। तो बेसिकली सीमेंट का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है कंप्लीट, उसको पूरा कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक का टाइम लग जाता है। गेटिंग माई लाइन्स? यस बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। यहाँ पर जो सीमेंट है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो उसके कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि सारे एक ही फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें C3S की, C3S जो है वो अगर रिएक्शन, ये चीजें हम जो मैं अभी अब आपको बता रहा हूँ ना, ये हम कल के लेक्चर में फिर डिस्कस करने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट एंड रोल ऑफ द जिप्सम। उसको वहां पर फिर से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए, आप सिविल से हो इसलिए थोड़ा सा बताना ठीक भी है। तो जो इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो चारों कंपोनेंट का अलग अलग होता है। आप लोग याद रखें, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना कितना होता है सबका। तो इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो C3A का 880 किलो जूल पर केजी के आसपास होता है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका है? C3A का। तो C3A को ही पकड़ते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में वो हमारे काम आएगा। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है C3A का। स्लाइड दिख रही है आपको ग्राइंडिंग वाली? सर। ओके। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है ग्राइंडिंग, जहां पर जो आपके बर्निंग से जो सीमेंट नीचे आया है, एग्जिस्ट हुआ है, वो काफी टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पर है तो उसको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, उससे क्लिंकर बनते हैं। वो क्लिंकर जो है, कोल्ड क्लिंकर, वो देखने में कैसे होते हैं? आपने मटर के दाने देखे हैं? मटर के दाने उसके बराबर साइज के होते हैं, कोल्ड टाइप के दिखते हैं, ब्राउनिश ग्रीनिश टाइप के होते हैं। तो ये क्लिंकर बन के आते हैं। इसको हम जो बन तो सीमेंट गई, लेकिन उसको नाम सीमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक उसको जो नाम दिया गया है वो क्लिंकर का नाम दिया गया है। तो जो क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है रोटरी किल्न से जो एग्जिस्ट होता है, उस मटेरियल को नाम दिया गया है क्लिंकर। वो किस कंडीशन में होते हैं? हॉट कंडीशन में होते हैं। और इस हॉट कंडीशन में ही क्लिंकर जो है उसको कूलिंग एयर प्रोवाइड की जाती है, उससे उनका टेम्परेचर डाउन किया जाता है,
और उसके बाद उन क्लिंकर को ग्राइंडिंग के लिए भेजा जाता है। मैं हम पहले भी बताया मैंने आपको, ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल काम आती है, ट्यूब मिल एंड बॉल मिल। तो ग्राइंडिंग जो क्लिंकर की होती है वो बॉल मिल और ट्यूब मिल में इनको ग्राइंड किया जाता है। तो वी कैन से हियर द क्लिंकर मिक्स्ड विथ वेरियस एडिटिव। जब ग्राइंडिंग हो जाती है उसके बाद में क्लिंकर में कुछ एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिटिव है वो है रिटार्डर, दैट इज जिप्सम। आपको ध्यान होगा मैंने कंपोजिशन में इसको लाइट बताया था और मैंने कहा था इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वही हम डिस्कस करने जाने हियर, ये द रोल ऑफ जिप्सम। ये क्वेश्चन आरटीयू कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसकी रिएक्शन दोनों याद रखें आप और इसका रोल क्या है बेसिक वो समझें। यस, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट द रोल ऑफ जिप्सम। यहां पर ऐड किया जाता है ग्राइंडिंग के दौरान जिप्सम को। कितना परसेंट ऐड करते हैं, 2 to 3%, कुछ बुक कहती है 4%, कुछ बुक कहती है 6%। तो अपन ने उस सबका घोलमोल बन के 2 to 3% लिख लिया। तो 2 to 3% जिप्सम ऐड किया जाता है किसके अंदर, फाइनल जो क्लिंकर ग्राइंड हुआ है उसके अंदर। क्यों ऐड किया जाता है, क्या जरूरत पड़ी जिप्सम को ऐड करने की, तो उसके लिए एक सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट्स हैं द कंपोनेंट्स रिएक्ट विद द वाटर, क्योंकि सीमेंट है वो किससे रिएक्शन करती है, वाटर से ही रिएक्शन करती है। तो जब वाटर सीमेंट से रिएक्शन करती है तो सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा कंपोनेंट वो है वो C3A। क्योंकि सबसे पहले C3A क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है सारे कंपोनेंट में सबसे ज्यादा है। कितनी है, 880 किलो जूल पर केजी। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से सबसे पहले रिएक्शन करता है C3A और बनाता है C3A6H2O। क्या बनाता है, C3A6H2O। ये जो फॉर्मेशन हुआ है C3A6H2O का, ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वाटर से सबसे पहले इनिशियली कौन रिएक्ट किया, C3A रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया सबसे पहले, क्योंकि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सारे कॉन्स्टिट्यूट में सबसे ज्यादा है। और बनाया क्या उसने, हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्लियर। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, आपने आप लोगों के टाइम से पहले अब तो जिप्सम ऐड होता है, डिफरेंट एडिटिव्स ऐड होते हैं। तो आप देखोगे कि जो आपने कभी सीमेंट को पानी से रिएक्ट करते हुए देखा है, यस, रिप्लाई करें। आप में से किसी ने सीमेंट को किस तरह से पानी से ऐड करते हैं, कभी घर पर या कभी आसपास एरिया में किसी ने भी तो देखा होगा। यस सर। यस सर। तो देखा है। आपने ऐसा देखा होगा तो आपने प्रैक्टिकली उस समय देखा होगा कि जैसे ही सीमेंट पे थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो मिक्स ही नहीं होते आपस में। ऐसा लगता है कि यार वाटर रिएक्ट भी करेगा या नहीं करेगा। देखा है इनिशियली जैसे ही थोड़ा दूर भागता है उससे सीमेंट। क्लियर। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जिप्सम है। और पहले जो सीमेंट आती थी या लो क्वालिटी ग्रेड सीमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो जो सीमेंट के बैग्स हैं उनमें ही रखा रखा सॉलिड हो जाता था। जब जिप्सम ऐड नहीं हो सीमेंट के अंदर तो क्या होता था, बारिश का मौसम है, मॉइस्चर एनवायरनमेंट है, तो उस मॉइस्चर एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को सीमेंट एब्जॉर्ब करता था और बैग से बाहर आने से पहले ही सीमेंट अपना काम कर लिया सारा। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए, ऐसी कंडीशन से सीमेंट खराब ना हो उसको बचाने के लिए उसमें रिटार्डर ऐड किया जाता है। वो रिटार्डर क्या है, हमारा जिप्सम। वो क्या करता है जिप्सम, भाई कौन रिएक्शन कर रहा है वाटर से सबसे पहले, बताइए आप लोग मुझे, कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले रिएक्शन करता है वाटर से, सीमेंट का कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले रिएक्शन करता है वाटर से, C3A करता है। अगर इस C3A की प्रॉपर्टीज को कोई ऐसा रिएजेंट ऐड कर दें जो कि बाइंड करके रोक ले, तो हम सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, सही बोल रहा हूं मैं। अगर कोई हम ऐसा कंपोनेंट सीमेंट में ऐड कर दें जो इसकी वाटर से रिएक्शन को रोक ले कुछ परसेंटेज तक, तो हम इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं ना सीमेंट का।
सही बोल रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं बात को? यस, बात समझ में आ रही है क्या आप Yes, लोगों sir. के? ओके, तो जिप्सम यहाँ पर रिटार्डर का वर्क करता है कि जैसे जिप्सम ऐड होता है तो ये क्या है आपका C3A, तो वो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है CaSO4.2H2O। हियर gypsum react with C3A and form 3Ca.CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर जिप्सम क्या बना लेता है C3A के साथ रिएक्शन करके ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, और ये जो ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, मतलब वाटर से रिएक्ट नहीं करने देगा किसको, C3A को। तो वाटर से रिएक्ट नहीं करने देगा तो क्या बढ़ा देगा ये उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, इट रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल जिप्सम रिटार्डर। जिप्सम को हम क्या कहते हैं, रिटार्डर, क्योंकि ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है सीमेंट के। ये इसका रोल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आरटीयू के अंदर, इज द रोल ऑफ जिप्सम। इसके अलावा भी कई सारे एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट की फॉर्म में, जो सीमेंट के दाने को या सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्पर्स रखने का काम करते हैं। कुछ वाटर प्रूफिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, कुछ एजेंट ऐसे ऐड किए जाते हैं जो कि एयर इंट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक विंसोल रिजेन, जो भी ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एडिटिव्स को ऐड करने के बाद, उनकी ग्राइंडिंग करने के बाद जो तैयार होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। और इस पोर्टलैंड सीमेंट की ग्राइंडिंग होने के बाद इनको साइलोज वगैरह में स्टोर किया जाता है और वहीं से ये मार्केट के लिए तैयार होते हैं लोडिंग के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन इन सीमेंट। तो ये बेसिकली सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है पोर्टलैंड सीमेंट की। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि अच्छा समझा रहा है किस तरह से रोटरी किल्न प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग होती है सीमेंट की। तो आप सब लोग देख सकते हैं लाइमस्टोन से किस तरह से लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री तक आते हैं, फिर उनको क्रशर की हेल्प से, प्राइमरी क्रशर से जो है पहले क्रश किया, फिर सेकेंडरी क्रशर से क्रश किया, सेकेंडरी क्रशर से क्रश होने के बाद लाइमस्टोन इधर से क्ले और सैंड को जो है वॉश मिल से वॉश करने के बाद एक प्रोपोर्शनटी अमाउंट में ऐड किया जाता है। प्रोपोर्शनल अमाउंट में ऐड करने के बाद उनकी रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग होती है और उनमें वाटर ऐड होता है तो स्लरी का फॉर्मेशन होता है। फिर उस स्लरी को भेजा जाता है किल्न के अंदर। यहाँ पर करेक्शन रेशो चेक किया जाता है सबसे पहले। करेक्शन रेशो चेक करने के बाद ही उसको जो है इंडस्ट्री आगे भेजती है। क्लियर? किसके लिए? किल्न के लिए। किल्न में आप देख रहे हो किस तरह से बर्निंग हो रही है। ये इतनी छोटी नहीं होती, किल्न करीब 30 से 40 मीटर की होती है। आप अंदाजा लगा सकते हो 30 से 40 मीटर कितनी लेंथ होगी इसकी, और 2 से 4 मीटर डायामीटर होता है। यहाँ पर रोलर लगे होते हैं जिसकी हेल्प से दिख रहा होगा आपको रोटरी किल्न धीरे धीरे मूव होती रहती है, और मूव होने की वजह से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जोन से अपनी स्लरी पास होती है, और कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसको हमने आज डिस्कस किया। उसके बाद में क्लिंकर हॉट कंडीशन में यहाँ आता है जहाँ से कूलिंग एयर से कूल किया जाता है क्लिंकर को, और फर्दर जो है उसमें जिप्सम ऐड होता है, और जिप्सम ऐड होने के बाद में यहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग होती है, जिप्सम ऐड होता है, और उसके बाद उसको सीमेंट को स्टोर करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। एक अच्छा सा शानदार डायग्राम है ये, जो कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को समझा रहा है। क्लियर? इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सीमेंट की प्रॉपर्टीज, रोल ऑफ जिप्सम को फिर से हम डिस्कस करेंगे, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट को हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। एनी डाउट?